गुड मॉर्निंग क्लास 10। बच्चों, आज हम होम साइंस में आपका लेसन नंबर 2 आय व्यय और बचत के बारे में रीड करने वाले हैं। क्या रीड करने वाले हैं? आपके होम साइंस में पार्ट, कौन सा पार्ट रीड करेंगे? पार्ट 2। आप लोगों ने पार्ट 1 का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, तो या नहीं किया है तो करें कि आपको वर्क की ये 1 वीक हो चुका है। तो आपको एक चैप्टर के बाद 1 वीक का टाइम दिया गया, आप उसे अच्छे से करिए। और अभी सेकंड चैप्टर जो आपका है वो है आय व्यय और बचत। हमारा सेकंड चैप्टर है आय व्यय और बचत। अभी आय और व्यय ये आप फर्स्ट चैप्टर में अपने रीड कर चुके हो, तो आपको पता होगा कि हमारा आय और व्यय होता क्या है। तो अभी हम आगे ध्यान दे लेते हैं कि आय क्या होती है। जो आय क्या है आपकी, जो आप मंथली आपकी इनकम, उसे हम क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। और व्यय क्या है? जो हम खर्च करते हैं, जो हम कई जगहों पे हमारा खर्च होता है, व्यय होता है, जैसे भोजन पर, वस्त्र पर, मकान में, शिक्षा में, इन सारी चीज़ों पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। फिर आपका उसके बाद आता है बचत। तो हमें कभी भी केवल आय और व्यय का प्रावधान नहीं बनाना चाहिए, हमें हमेशा अपने बजट बनाते समय आय व्यय के साथ साथ बचत का भी एक नियम रखना चाहिए कि हमें आय और व्यय के साथ बचत भी करनी है। तो हमारा है चैप्टर आय व्यय का बचत की। अब आप बचत कैसे करेंगे? अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने घर में कुछ धन रखा, कोई ज़रूरत पड़ी आपके लिए, तो हम बचत किन जगहों पर कर सकते हैं, कहाँ हमारी बचत सेफ है? तो हमारी हमारा डाकखाना, पोस्ट ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, बैंक, हम इन सब जगहों पर, इन सब के माध्यम से हम अपनी बचत कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है पारिवारिक आय का अर्थ। तो पारिवारिक आय का क्या अर्थ है कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह हेतु आता है। इसे हम क्या कहते हैं? आय। अब ये आय होती किस प्रकार से है? ये प्रत्यक्ष भी होती है और अप्रत्यक्ष भी होती है। अभी प्रत्यक्ष आय कैसे होती है? परिवार के मुखिया द्वारा परिवार के सदस्यों को अपने अपने माध्यमों, सेवाओं और श्रम के बदले में जो प्राप्त होने वाली आय, मतलब जो आप अपनी सेवा करते हो, मेहनत करते हो, उसके माध्यम से जो आपको आय प्राप्त होती है, जैसे उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष आय। जैसे वेतन, आप कहीं वर्क कर रहे हो, आपको सैलरी मिलती है, तो वो क्या होता है? आपका वेतन। जैसे खेती, उद्योग, व्यापार, तो आप एक श्रम कर रहे हो, उसमें जो आपको मिलता है वो आपका क्या होता है? आय होता है। और अप्रत्यक्ष आय कैसी होती है? अप्रत्यक्ष आय होती वेतन के अतिरिक्त, यानी सैलरी के अतिरिक्त आपको मिलने वाली सुविधाएं, जो मुखिया द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं अप्रत्यक्ष आय कहलाती हैं। जैसे निःशुल्क शिक्षा, आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, आपको फ्री में एजुकेशन दी जा रही है, या बिना किराए का मकान, तो इस तरह से ये आपकी अप्रत्यक्ष आय होती है। पारिवारिक आय के स्रोत अभी आप ये जानिए, पर मैं आपको शॉर्ट में चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। मैं मेन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से 2 या 3 टाइम्स, आपको 2 या 3 बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। तो आप आगे देख लीजिए, पारिवारिक आय के कौन कौन से स्रोत होते हैं कि किन किन जरिए से हम धन को अर्जित कर सकते हैं। जैसे परिवार के मुखिया द्वारा तथा अन्य सदस्यों को वेतन से प्राप्त आय, कि परिवार में कितने सदस्य हैं और उसमें कितने सदस्य काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, और उनकी सैलरी कितनी, उनका वेतन कितना है। फिर व्यवसाय से प्राप्त आय, कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उससे आपको कितनी आय प्राप्त हो रही है। कृषि से आय, कि खेती में आपको कितना प्रॉफिट है। परिवार द्वारा चलाए गए घरेलू उद्योगों से लाभ, कि अगर आप परिवार के द्वारा कोई घरेलू
सिलाई कढ़ाई बुनाई इस तरह से, तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट है, मजदूरी से प्राप्त आय, पेंशन रूपी आय, ब्याज रूपी प्राप्त, आपने कहीं पैसा सब में जोड़ के रखा, अब उसमें आपको कितना ब्याज मिल रहा है, वो भी एक तरह से बचत है। उपहार से प्राप्त आय कि आपकी बर्थडे होती है या किसी फंक्शन में आप गए तो आपको गिफ्ट मिलते हैं, तो वो भी एक तरह से उपहार में प्राप्त आय होती है। तो इनके बारे में आप डिटेल में अपनी बुक में पढ़ेंगे। मैंने आपको सिर्फ स्रोत बताए हैं कि किन किन स्रोतों से हम आय प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं। फिर आता है बचत को निर्धारित करने वाले मूल तत्व। अब आप ये जान लीजिए कि बचत को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। जैसे बचत करने की योजना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस योजना के अंतर्गत बचत कर रहे हैं। फिर बचत करने की इच्छा, कोई भी कार्य आप करने जाए सबसे पहले आपकी आती है इच्छा। अगर यदि आपका मन है, आपकी इच्छा है, तो आपकी आय चाहे कम हो या फिर ज़्यादा, आप उसमें से कुछ न कुछ अंश बचा के अपने भविष्य के लिए ज़रूर रखते हो। फिर बचत करने में सुविधा, बचत करने में किस तरह से सुविधा होती है, समाज में शांति रहती है, सुरक्षा के प्रति आप सजग रहते हो, आप ऋण यानी कर्जे से मुक्त रहते हो। तो इस तरह से आपको बचत आपके भविष्य में उत्तरदायित्व होती है। पारिवारिक आय का अर्थ, पारिवारिक व्यय का क्या अर्थ है, तो आय का वह भाग जिसका त्याग परिवार अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। मतलब आप जो चीज़ कमा के ला रहे हो, जो आपकी आय है, जो आप उस पर से खर्च कर रहे हो अपने परिवार के सदस्यों के लिए, जैसे अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने फैमिली मेम्बर आप खर्च करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। व्यय कितने प्रकार से होता है, एक निश्चित व्यय होता है, एक अर्धनिश्चित होता है, एक परिवर्तनीय व्यय होता है। अब निश्चित व्यय क्या है, जिस व्यय में परिवर्तन नहीं किया जाता, व्यय निश्चित रहता है। जैसे मकान का किराया, उसमें आपको सेफ है कि हाँ आपको एक अमाउंट निश्चित है कि आपको इतना अमाउंट देना ही है, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता। बच्चों की फीस, तो इस तरह से हम ये निश्चित व्यय है कि इसको आपको करना ही है। अर्धनिश्चित जैसे भोजन, वस्त्र, टेलीफोन का बिल, कपड़ा, दवाइयाँ, ये सारे आपके क्या हैं, अर्धनिश्चित, कि ये निश्चित भी होते हैं और नहीं भी होते, दोनों तरह से, मतलब ये 50-50 आपके रहते हैं। फिर आते हैं परिवर्तनीय, जैसे सजावट, मनोरंजन, ये तो आप टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या समय समय पे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पर मंथ ही खर्च करना है। तो इस तरह से आप व्यय का प्रकार कर सकते हो। व्यय को प्रभावित करने वाले, जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो कुछ अच्छाइयाँ भी आती हैं और कुछ बुराइयाँ भी आती हैं। तो अभी आप ये जान लीजिए कि व्यय को यानी खर्चे को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार की आय, अभी आपकी आय, विवेकशील व्यक्ति व्यय करते समय अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान रखता है। अधिक आय वाले परिवार अधिक व्यय तथा कम आय वाले परिवार को सदैव अधिक आय तथा अधिक व्यय पर कम आय का सिद्धांत का पालन करने के लिए कहते हैं। यानी कि हमारी जिस प्रकार से आय हो, हमें उसी हिसाब से व्यय करना चाहिए। परिवार का आकार, फिर आ जाता है व्यय पर, किसी भी खर्चे पर आपके परिवार का आकार बहुत ही बड़ा प्रभाव। एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में व्यय अधिक होता है। अगर आप सिंगल रहते हो, अकेले रहते हो, तो आपके खर्चे लिमिटेड रहते हैं, कम होते हैं। लेकिन अभी यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप जो है व्यय अधिक होता है। रहन सहन का स्तर, आपके वातावरण से, आपके एटमॉस्फेयर से बहुत बड़ा असर पड़ता है व्यय पर। जैसे परिवार के रहन सहन का स्तर भी परिवार की व्यय की सीमा को प्रभावित करता है। सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं, सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं परिवार को व्यय रोगवादी, सामाजिक तौर पर त्योहारों आदि पर मान्यता वाले कुछ परिवार कुछ न कुछ अनावश्यक व्यय करते हैं। कुछ फैमिलीज, कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि फेस्टिवल आने पर दिखावे की वजह से अनावश्यक व्यय कर देते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। मनुष्य को एक निश्चित ही व्यय करना चाहिए जितनी की उसकी चादर हो। फिर आता है रहने का स्थान, एक ग्रामीण परिवार में व्यय नगर में रहने वाले की अपेक्षा कम होता है। एक गांव में रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसके रहने के हिसाब से शहर में रहने वालों के रहने सहन में अधिक व्यय होता है। फिर आता है आपका परिवार के अनावश्यक व्यय करने की आवश्यकता, जो लोग शहर में रहते हैं उनके पास अधिक व्यय होता है। व्यक्तिगत व्यय, परिवार के कुछ व्यय सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवसाय पर निर्भर करते हैं। वकालत आदि करने पर उनका कुछ भाग कानूनी पुस्तकों, पत्रिकाओं पर भी व्यय करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा व्यय हो जाता है। फिर आपका आता है मितव्ययिता। मितव्ययिता क्या है, तो सबसे पहले हम जानिए कि मितव्ययिता है क्या है। किसी भी चीज, मितव्ययिता
क्या है? तो निश्चित आय में से व्यय के बाद बचत निस्संदेह सुचारू गृह अर्थव्यवस्था तथा पारिवारिक बजट की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इनमें धन को अविवेकपूर्ण व्यय से बड़ी अर्थव्यवस्था को चरमरा देता है। मितव्ययिता को परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना अथवा कंजूसी भी नहीं माना जा सकता। इसमें आवश्यकताओं की मांग को कम नहीं किया जा सकता, आवश्यकता की संतुष्टि से छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि इसे सूझबूझ से रूपांतरित किया जाता है तथा उस पर कम से कम व्यय और अधिकतम संतुष्टि, मतलब कि आप कम व्यय में अधिक संतुष्टि किस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को दे सकते हैं, इस बारे में आपको बताया। जैसे उचित स्थान पर खरीदारी, कि अभी आप कोई चीज़ लेने जाते हो, कुछ आप खरीदने चाहते हो, तो कभी कभी वातावरण की वजह से वो चीज़ हम ऑन रोड ना लेकर के हम मॉल वगैरह से लेते हैं, जबकि वो चीज़ की रेंज आप काफ़ी अंतर हो जाता है, जबकि चीज़ आपको सेम मिलती है। तो हमें उचित जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें सामान को लेना चाहिए। फिर आता है परिवार की आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान होना, वस्तुओं की थोक में खरीदना। कोई भी चीज़ आप फुटकर में खरीदोगे, रोज़ खरीदोगे तो आपका नुकसान होगा। वही चीज़ आप अगर थोक में खरीद लेते हैं तो आपको प्रॉफिट रहता है, आपको नुकसान नहीं होता। फिर आता है वस्तुओं का नगद भुगतान। हमें कभी भी कोई सामान खरीदें तो हमें उसका नगद भुगतान करना चाहिए, ना कि हमें उधार लेना चाहिए। फिर आता है वस्तुओं के गुणों की पहचान। कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको उसकी शुद्धता, ताजापन, गुणवत्ता, इन सारी चीज़ों की, आप कोई भी चीज़ खरीदने गए तो आपको किन किन चीज़ की जान पहचान होनी चाहिए? उसकी गुणवत्ता की, शुद्धता की। हाँ, जब आपको पता होगा ये सामान शुद्ध है या नहीं, तभी तो आप ले पाओगे। तो शुद्धता, ताजापन, गुणवत्ता, इन सब चीज़ों की आपको जान पहचान होनी चाहिए। फिर संसार, जैसे कोयला, फिर आता है आपका बचत का अर्थ। तो बचत का क्या अर्थ है? बचत ऐच्छिक, जो वह व्यक्ति जो अपनी इच्छानुसार बचत करता है उसे ऐच्छिक बचत कहते हैं, जो जबरदस्ती करता है उसे अनैच्छिक कहते हैं। फिर आता है बचत का उद्देश्य। बचत करने का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो आप जान लीजिए, बचत करने का मुख्य उद्देश्य है सुखमय जीवन बिताना, मकान आदि खरीदने के लिए, आकस्मिक संकट, मान लिया अचानक आपके यहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी का शादी विवाह आ गया, तो जब आप बचत करके रखोगे तभी तो आप खर्च कर सकोगे। फिर आता है आय कम हो जाने पर, कभी आपकी सैलरी ना आई या आपकी इनकम कम है और आपके पास खर्च अधिक है, जब आप बचत करके रखोगे तभी तो आप व्यय कर सकोगे। और बच्चों की उचित शिक्षा के लिए, आप बच्चों की उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, उसके लिए क्या चाहिए? फीस चाहिए। वृद्धावस्था के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए आपको बचत करके रखनी चाहिए, राष्ट्र के विकास के लिए। तो इस तरह से हम बचत करने का मेन उद्देश्य ये है। अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अपनी बुक में ही टिक आउट करने हैं। तो आप देख लीजिए, डाक खाने की कौन सी योजना आयकर मुक्त होती है? तो आप देखिएगा 10 वर्षीय सावधि जमा योजना, इस पर टिक करेंगे। 10 वर्षीय सावधि जमा योजना पे भुगतान निश्चित करने के लिए दिया जाना चाहिए, क्या देना चाहिए? रेखांकित चेक। इस तरह से आप अपनी बुक में देखिए, बैक में नीचे एक आंसर शीट दी हुई है, उत्तर दिए हुए हैं। आप इससे देख करके अपने बहुविकल्पीय प्रश्न अपनी बुक में ही आपको फिल करने हैं। और इस चैप्टर का जो पोर्शन छूट गया है, जैसे पारिवारिक बचत विनियोजन के साधन, बचत के लाभ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे है आपका बैंक के माध्यम से आप बचत कैसे कर सकते हैं, डाक खाने के माध्यम से आप कैसे बचत कर सकते हैं। तो इसे एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। बैंक में अगर भी आप पैसा बचत करते हैं तो इसके अंतर्गत आप चालू खाता है, बचत खाता है, निश्चित अवधि के लिए जमा खाता है, गृह बचत खाता है। तो इस तरह से आप बैंक में अपना धन बचत कर सकते हैं। अभी आपको जो अगर यदि आप डाक खाने में अपना बचत कर रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे? डाकघर बचत बैंक खाता, सावधि जमा योजना, 6 वर्षीय, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय। तो इस तरह से हम बचत करते हैं। तो अभी आप इस चैप्टर को लगभग मैंने आपको पढ़ा दिया है, थोड़ा सा ही बचा है, इसे आप अच्छे से रीड करिएगा। रीड करने के बाद अगर कोई डाउट है, कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और इसके क्वेश्चन में आपके जितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल आपको बुक में टिक मार्क करना है। ओके क्लास 10, थैंक यू सो मच बेटा।